ये आकाशवाणी दिल्ली है। सतर्कता सप्ताह के अवसर पर लीजिए सुनिए विशेष परिचर्चा राष्ट्रीय सजगता का आधार भ्रष्टाचार उन्मूलन। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में सुरक्षा और गृह विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर विशाल देवराज सिंह, केंद्रीय सतर्कता आयोग में वित्त विभाग के अवर सचिव श्री बलवंत परीक्षित पांडे तथा पूर्व न्यायाधीश और सहायक श्रम आयुक्त श्री ओम सप्रा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल। नमस्कार। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता रहा है। ये सप्ताह इस बार 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इस दौरान नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। विषय आज से नहीं वर्षों से है और अब इस दिशा में हमें दिखता है कि लहर उठनी शुरू हुई है। एक शांत गहरे तालाब में कंकड़ उछाला गया है। बलवंत जी, जो हमारी थीम है कि भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके विभाग की क्या तैयारियां हैं इस सप्ताह को लेकर। देखिए, इस अवसर पर हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे आज से शुरू हो गए हैं, हमने जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए हैं और सबसे बड़ा काम तो यही हुआ है कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बुलाया है और हमने जागरूकता कार्यक्रम भी इसके लिए शुरू किए हैं। जैसे सबसे पहला हमने पिटपी रिजोल्यूशन पे जोर दिया है। पिटपी रिजोल्यूशन ऐसा एक उपक्रम है जिसके माध्यम से अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं और अपना नाम जाहिर नहीं होने देना चाहते तो आप पिटपी रिजोल्यूशन के तहत शिकायत कर सकते हैं। उसमें आपका नाम और पहचान गुप्त रखी जाएगी और इसकी एक प्रक्रिया भी है। आपको एक लिफाफे के ऊपर पिटपी रिजोल्यूशन लिखना होगा और बीच में आपको कहीं अपना नाम नहीं देना होता है, केवल अंत में अपना नाम देना होता है। उसके बाद जब ये जांच के लिए हमारे पास आता है तो इसमें नाम पता छुपा के दिया जाता है। तो जितने भी श्रोताएं हैं, अगर वो किसी विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इस तरह से पिटपी रिजोल्यूशन के तहत वो शिकायत कर सकते हैं। उनका नाम पता हमेशा गुप्त रखा जाएगा। और ये बात ज़रूरी है कि अगर नाम के साथ शिकायत नहीं है तो फिर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जी, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग और डीओपीटी के निर्देश हैं कि एनोनिमस और सुडोनिमस शिकायतों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कोई शिकायत करता है तो नाम पता सहित किया करें। तो श्रोता इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी इन मामलों से जुड़ी शिकायत आप करें तो उसमें आपको अपना नाम जरूर देना है, अन्यथा ये सरकार के निर्देश हैं कि उस पर कार्रवाई ही नहीं होगी। लेकिन जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि फिर आप शिकायतकर्ता की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता का क्या इंतजाम है आपके पास? नहीं, ये पिटपी रिजोल्यूशन का यही उद्देश्य ही था। इसमें शिकायतकर्ता की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता का नाम पता कहीं भेजा ही नहीं जाता। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिस भी विभाग से संबंधित शिकायत होती है उसको भेजता है तो नाम और पता को हाइड करके भेजता है, तो विभाग को भी यहाँ तक पता नहीं चल पाता कि शिकायत की किसने है, कहाँ से आई। जी। डॉक्टर विशाल देवराज सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक वाक्य है, एक संदेश है जो पूरे देश को उन्होंने दिया, वो था न खाऊंगा न खाने दूंगा। बिल्कुल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वाक्य को सरकार ने इम्प्लीमेंट कैसे किया? एक्चुअली क्या है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा जी। क्या हुआ था, एक सर्विलेंस जो होता है, ठीक है, देश के ऊपर, और हम जब देश के प्रति बात करते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बात करती हैं। जब वो अपने रिपोर्ट्स लेकर आते हैं तो कोई ना कोई एक छोटा मोटा जो है अभी उनके पास में जो कंक्लूजन आता है वो लोग वो देते हैं। और इसी तरीके से अहवाल जो आया था 2012 में आया था, तो 2012 में जो अहवाल आया था उसमें ये लिखा था कि 52% ऑफ ऑफिसर्स आर करप्टेड जी, एंड यहाँ पर देना ही पड़ता है, यहाँ पे सिस्टम में जाना ही पड़ता है। तो ये एक हमारे देश की जो एक भविष्य रेखा जो खींच रखी थी लोगों ने जी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद में इस चीज को जो है वो कम कर दिया इन द सेंस क्या है कि देखिए बहुत सारे अधिकारी भी हों, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हों, वो गिरफ्तार होते हैं इन सारे मामलों में और लोगों को लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, बिना पैसे हमारा काम नहीं होता है। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम कहते हैं कि निर्भय मुक्त भारत है, ये नया भारत है, आपको आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए, हम ये कहते हैं।
डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय को इस देश के पावरफुल कार्यालय में से एक माना जाता है जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का जो पद है वो अपने आप में जिम्मेदारियों के साथ साथ अधिकारों को लेकर भी उसकी एक अलग स्थान है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने सरकार को किस तरह के निर्देश दिए हैं या सरकार के विभागों को कि वो इस सतर्कता को मेंटेन कर सके? प्रधानमंत्री ने तो सबसे पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने जी, तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो आम लोगों के लिए खुला कर दिया। वन विंडो क्लियरेंस लेकर आए। इसके बाद में जो है जनहित के द्वारा जारी सारी सूचनाओं के द्वारा इन्होंने कहा कि अगर जो भी सूचनाएं लोगों की है वो मुझ तक पहुंचाई जाए, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने ग्रीवेंस ऑफिसर जो है आईएएस लेवल के, आईपीएस लेवल के और अलग अलग विभागों के निर्देश देकर ये ऑफिसर इन्होंने निर्देशित करे और ऐसे लोगों को इन्होंने काम पे रखा, वहां पे रखा, ताकि इन लोगों की कंप्लेंट्स आए। जो भी लोग बोलते हैं, चाहे अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, छोटे से छोटी कोई ग्रीवेंस की कोई भी कंप्लेंट हो रही है, तो आप एज ए पब्लिक ग्रीवेंस डाल सकते हैं। आपको वहां पर निर्देश मिल सकता है और वो लोग आपको लिए वहां पर काम करने के लिए सूचीबद्ध है। सप्रा साहब, बतौर न्यायाधीश भी आपके सामने कई बार इस तरह के मामले आए होंगे और आप श्रमायुक्त भी रहे कि तमाम ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं, निर्देश जारी हो चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन बावजूद इसके ये रुकता नहीं है, ये चलती रहती है ये प्रक्रिया। हमने इतने डिपार्टमेंट बना दिए, इतने आयोग भी बना दिए, लेकिन आखिर न्यायालय जब इसको निपटाता है तो उसकी क्या अप्रोच रहती है? वो क्या सोचता है कि इन निर्देशों के बाद, इस तरह के ऑर्डर्स के बाद ये प्रक्रिया रुक जाएगी? प्रश्न बहुत सामयिक है। दरअसल जो हमारे भारत में स्थितियां हैं, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं प्रोसीजर्स, ये जो रूल्स के जो सिस्टम बना हुआ है, तो वो इतना लेंथी है कि हर जगह रुकावट है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो न्यायालय हो। उस कारण जो है, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है भारत का शुरू से कि एक जो है अपराधी जो है आपसे छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो उस कारण से इसको मानते हुए अभी पिछले सप्ताह भी 2 दिन की हमारी जुडिशियल कॉन्फ्रेंस थी मानेसर में, उसके अंदर लगभग 500 एडवोकेट्स और जजेज आए और वहाँ पे जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे डॉक्टर ए के पटनायक। तो उनका मैंने देखा सुझाव, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं भी ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा पहला जो सुझाव है, जो मैं चाहता हूँ कि वो इसको राजनीति देखे या जो भी जिसके हाथ में विधायिका के, कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि किसी मामले में कोर्ट में एक अधिक साल से अधिक मामला नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बड़े न्यायालय को उसमें अपना इंटरवीन करके, क्यों जितना लंबा होता है, अभी पिछले दिनों था कि कहीं 20 रुपये या 30 रुपये उसने लिया रिश्वत और 40 साल के बाद उसको सज़ा मिली। तो ये जो प्रक्रिया है, इसके हम और आप सब भुक्तभोगी हैं। हम जब अपने कार्यालय या न्यायालय से बाहर बैठते थे, हम भी एक साधारण नागरिक हैं। सड़क पर चल रहे हैं तो आप साधारण नागरिक हैं। तो मेरा इस मामले इतना सुझाव है कि चाहे दंडी हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक तो तुरंत प्रक्रिया होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। मैंने इसमें नोट भी किया, टाइम बाउंड होना चाहिए, मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर, चाहे कैसा भी केस हो कोई। कारण ये है कि साक्ष्य के सामने है, सारी चीज़ सामने है, जो आपने उसको करना है कीजिए। एक विद्वान की परिभाषा है कि न्याय जीवित तभी रहता है जब वो वक्त पर मिल जाए, तभी कहते हैं डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ सप्रा साहब, कि आपके सामने तो जब मामला आता है तो आपको जो जांच एजेंसी की रिपोर्ट है, आपको उस पर जजमेंट देना है, निर्णय देना है। लेकिन आप क्या देखते हैं, क्या जांच एजेंसियां आपके क्राइटेरिया के मुताबिक या आपकी उम्मीदों के मुताबिक जांच कर पाती हैं, या उनके पास ऐसे साधन हैं, नहीं हैं? क्या परेशानियां आती हैं? इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहली बात तो है कि जो हमारे यहाँ करप्शन, एंटी करप्शन एक्ट के जो जजेज अलग होते हैं, मैं मुख्यतः एमसीडी के केसेज और दिल्ली जल बोर्ड के केसेज देखता रहा, तो उसके अंदर मेरा अनुभव ये है कि जैसे कोई गलत व्यक्ति नज़र में आता है, 2 तरह के गलत व्यक्ति, एक तो जो आपकी नज़र में आ जाए किसने गड़बड़ किया है, पैसा लिया है या किसी फाइल को गायब किया है या किसी तरह से उसने अपराध किया है। दूसरा है कि अभी उसने अपराध नहीं किया, उसको अवसर नहीं मिला, लेकिन उसकी छवि खराब है। तो ऐसे 2 मामले मेरे सामने आए, तो उनको मैं फ़ौरन उनको कमिश्नर को चिट्ठी लिख के उन दोनों को सेम डे 24 घंटे के अंदर वो कर दिया, सरेंडर कर दिया, और उनको फिर कार्रवाई उनके ऊपर हुई। तो यहाँ मेरा जो सुझाव है कहने का इस बात से, वो है कि जिस आदमी की छवि खराब हो, तो वो चाहे किसी प्रकार के अपराध में, जैसे ब्राइब लेता है या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी करता है या मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करता है, कई तरह के हैं, या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करता है, एम्बेजलमेंट करता है, किसी भी तरह का वो अपराध करता है जो करप्शन एक्ट में कवर होते हैं, तो वो इन सबसे बड़ा अपराध है कि छवि उसकी अगर खराब है। तो
आदमी बाद में पहुंचता है, उसकी छवि छवि पहले पहले पहुंच पहुंच जाती जाती है है। कि वो फला आदमी ऐसा है। जी जी। तो उस पर अंकुश लगाना जरूरी है, और तभी संभव है जब उनका सुपरविजन ठीक हो। बिल्कुल। बलवंत जी, ये तो हमने बात की कि कैसे पब्लिक आप तक पहुंचे और पब्लिक आपके पास शिकायत करे, ये जानना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि जितना भी आपके पास इसको बता पाने की लिमिट हो, आप इसे ज़रूर बताएं कि जांच जब आप तक पहुंचती है, चाहे वो सीवीसी के थ्रू पहुंचे या फिर आपके पास सीधे भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा कि आपके पास सीधे भी जांच आती होगी, उसके बाद क्या होता है? देखिए, मुख्यतः 3 तरह से हमारे यहाँ जांच होती हैं। पहला ये होता है कि शिकायतकर्ता खुद हमारे यहाँ शिकायत करता है। दूसरा कि शिकायतकर्ता सीवीसी को कंप्लेंट करता है। और तीसरा ये कि शिकायतकर्ता सीबीआई में कंप्लेंट करता है। तो जो हमारे यहाँ जांच आती हैं, उनको हम पहले देखते हैं कि एनोनिमस है कि सूडोनिमस है। अगर ये नहीं है, उस नाम पता प्रॉपर दिया है, तो हमें वेरिफिकेशन करवाते हैं। उसको हम बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो वो हमें दीजिए। और जब वो सबमिट कर देता है, तो हम फिर उसकी अपनी विभागीय जांच करवाते हैं। विभागीय जांच करवाने के लिए हमारे पास एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंटल एजेंसीज़ हैं। हम उनसे जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है, तो हम एक विजिलेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग से उनकी फर्स्ट स्टेज एडवाइस ली जाती है। फर्स्ट स्टेज एडवाइस लेने के बाद हम उनको मंत्री जी के अप्रूवल के साथ चार्जशीट दे देते हैं। चार्जशीट के बाद हमारी जांच शुरू हो जाती है। आईओपी अपॉइंट किए जाते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर। और इनको जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 6 माह का समय दिया जाता है। इन 6 माह में इनको जांच पूरी करनी होती है। हालांकि कभी कभी ये टाइम 1 साल तक भी लग जाता है। और उसके बाद जो भी चीज़ आती है, इंक्वायरी रिपोर्ट आती है हमारे पास, हम इंक्वायरी रिपोर्ट को चार्ज ऑफिसर, जो डेलिंक्वेंट ऑफिसर होता है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं और उसको बोलते हैं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। उसके बाद उनके जो कमेंट्स आते हैं, उनको हम मंत्री जी के समक्ष रखते हैं। अगर मंत्री जी उनसे एग्री होते हैं, तो हम उनको एक्सोनरेट भी कर सकते हैं। और अगर मंत्री जी उनसे एग्री नहीं होते हैं, तो हम फिर उस केस को हम संघ लोक सेवा आयोग भेजते हैं, ताकि वो चार्ज ऑफिसर के ऊपर लगने वाली पेनल्टी को डिसाइड कर सके। और जैसे ही उनकी एडवाइस हमारे पास आती है, हम चार्ज ऑफिसर को फिर उनकी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। इसमें चार्ज ऑफिसर को भी भरपूर हम लोग मौका देते हैं और उसकी एडवाइस हम प्रोवाइड करते हैं। चार्ज ऑफिसर उसके ऊपर भी अपना रिप्रेजेंटेशन देता है। और उसके बाद हम पूरी प्रक्रिया को करते, उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन मंत्री जी के समक्ष रखते हैं। और रखने के बाद जैसा भी मंत्री जी का डिसीजन होता है, हम जो भी पेनल्टी उचित होती है हम उसके ऊपर अधिरोपित कर देते हैं। जिस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचार का दोषी पाते हैं, जी उसे एक सज़ा तो अपना विभाग देता है, जी। और एक क्या भारतीय दंड संहिता के तहत भी उसे सज़ा मिलती है? देखिए, जो कंप्लेंट जैसे सीबीआई से आती हैं, जैसे कोई कोई कंप्लेंट होती है जिसमें ब्राइब लेते हुए हमारे ऑफिसर पकड़े जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कंडक्ट रूल जो हमारा है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स, उनका भी उल्लंघन होता है। तो एक तो क्रिमिनल एंगल हो जाता है कि उन्होंने ब्राइब ली, दूसरा एंगल डिपार्टमेंटल होता है फॉर वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स। तो कंडक्ट रूल्स के लिए हम सेपरेट प्रोसीडिंग चलाते हैं और साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग जो है क्रिमिनल चलती है। तो हम अपने यहाँ अलग पेनल्टी लगाते हैं और क्रिमिनल एंगल में वो दूसरी पेनल्टी लग जाती है। एक सवाल, मैं इस सवाल पर चाहूँगा कि बलवंत जी आप भी अपनी राय दें और सप्रा साहब आप भी। बलवंत जी, कई बार हमने देखा है कि कुछ कार्यालयों में एक प्रक्रिया होती है और कुछ लोग अनजाने और अनचाहे, मैं इस शब्द को दोहराता हूँ, या तो अनजाने में या अनचाहे एक भ्रष्टाचार की चेन का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्योंकि आप बारीकी से जांच करते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? ये आरोपी होते हैं, ये को कॉन्स्पिरेटर इन आप गिनते हैं, या इनकी क्या श्रेणी है, इनकी क्या सज़ा है, ये भी पूछूंगा सप्रा साहब से। देखिए, इसमें क्या होता है, बेसिकली आजकल हम अपना स्टेटस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा सोचते हैं और धन लोलुपता, स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी और वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा हम राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑफिसर्स में, सभी में नहीं है, कुछ ऑफिसर्स में ये चीज़ आ जाती है और स्वाभाविक है, क्योंकि पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो आ जाती है। और उन पे नकेल कसने के लिए, जैसे आपने अभी मोदी जी सर को सुना होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो कहते हैं प्रक्षालनाधि पंकजस्य दूरात स्पर्शनम वरम, कि अर्थात बाद में साफ करने के बजाय पहले ही उसको गंदा नहीं होने देना चाहिए। तो वैसे ऑफिसर्स पे हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल जो है सरप्राइज इंस्पेक्शन की हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो जैसे ऑफिसर काम कर रहे हैं, हम सरप्राइज इंस्पेक्शन में उन क्या कर सकते हैं कि उनकी क्या कार्यनीति है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर वो कुछ गलत काम करते पाए जाते हैं, तो उसी समय वो पकड़ में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरे ऑफिसर्स को भी संकेत जाता है और काफ़ी कम हुआ है भ्रष्टाचार इस तरीके से, सरप्राइज इंस्पेक्शन से। इसी तरह से हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन भी होते हैं। ये हमारे यहाँ किस तरह से एडमिन चल रहा है हमारे सबऑर्डिनेट और अटैच्ड ऑफिसर्स का, उस पर नकेल डालता है। अगर कुछ वो गड़बड़ी करते हैं तो हम उसको नकेल डाल सकते हैं। सप्रा साहब, एक आदमी ने रिश्वत मांगी और दूसरे ने दी, इनमें बड़ा अपराधी कौन है? कानून के हिसाब से दोनों अपराधी हैं, लेकिन जब ये मैटर आपके सामने आएगा तो इससे कैसे देखा जाएगा? कानून की भाषा में एक शब्द है मेंस रिया,
मान लो कत्ल का मामला है या और मामले हैं, उसके अंदर देखा जाता है कि क्या उसकी आदमी की मंशा क्या थी। तो अगर वो ये लगता है कि उसने दबाव में पैसे दिए हैं, तो तब उसको हो सकता है किसी स्थिति में गवाही के आधार पर छूट मिल जाए देने वाले को, कि उस पर ऐसा दबाव था, सिचुएशन ऐसी थी। अदरवाइज उसको इसमें बराबर का हकदार है, बराबर का भागीदार है, उसको दंड मिलेगा दोनों को। सिर्फ ये एक्सेप्शन ये की है कि अगर ये लगे कि वो स्थितियाँ उसकी कंट्रोल के बाहर थी तो। बोलन जी, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सर की बात में जोड़ना चाहूँगा कि जैसे विभागीय देखा जाए तो 3 तरह के भ्रष्टाचार हैं विभाग में। पहला ये कि आप मेरे पास आते हैं और मैं आपसे पैसा मांगता हूँ, ये पहला हो गया। दूसरे तरह का भ्रष्टाचार ये होता है कि आप मेरे पास आते हैं और आप खुद कहते हैं कि सर मेरा काम कर दीजिए और ये पैसे ले लीजिए। तीसरा काम ये होता है कि हम दोनों राजी हैं, आप भी देने में खुश हैं, मैं भी लेने में खुश हूँ, हम दोनों सेटल कर, हाँ सहमति है। तो पहले दोनों तरह के भ्रष्टाचार पर तो रोक लगाई जा सकती है, लेकिन ये तीसरे तरह का भ्रष्टाचार है जिसमें दोनों लोग सहमति से दे रहे हैं, इसमें थोड़ा नकेल कसना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल जो समझौते वाली जो पूरी साजिश होती है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल जी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि जो तीसरा इन्होंने बताया मामला, उसमें लोग शिकायत भी नहीं करते। तो मेरा इसमें सुझाव है कि जो पहले 2 मामले हैं, अगर उन्हीं को हम दुरुस्त कर लेंगे तो हमारा 90% मामला सब ठीक हो जाएगा, जो अभी संभव नहीं हुआ कितने वर्षों में। तो उसका एक रास्ता, जैसे अभी आपने बताया कि सरप्राइज जो आप सरप्राइज छापेमारी करते इंस्पेक्शन, हैं, जी। तो जो तीसरा वाला है वो भी लोकाचार में कहीं ना कहीं से वो भी चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। डॉक्टर विशाल देवराज सिंह, एक चुनौती लेकिन भारत के सामने अभी भी बनी हुई है, वो है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, विश्व मानचित्र पे जो हमारी छवि है, क्या वो आपको चिंता में डालती है? नहीं, बिल्कुल नहीं डालती है। हमने ये देखा है कि जिस समय पे ये इंडेक्स बड़ा था और ये इंडेक्स की ऊंचाई बहुत थी, उस चीज को हम नीचे लेकर आए हैं। इसका मतलब यही है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने कुछ अच्छा कार्य किया है आप लोगों के लिए। इस देश में 140 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं और इस 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए हम लोग काम करते हैं, बिल्कुल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अगर उनको नहीं पता भी है तब भी हम लोग ये काम करते हैं अपने लिए। बहुत सारे करप्ट देशों के अंदर में या बहुत जहां पर उत्तेजक चीजों को लेकर जहां पर बातें थी, उन चीजों को हमने रोक लगा दी है। इसी वजह से तो हम लोग ऊपर आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जहां से आपने शुरुआत की थी, तो अब शिकायतें ज्यादा आ रही हैं या शिकायतें कम हैं, या क्या मतलब आप कितना संतुष्ट हैं आप? पहले के टाइम पे शिकायतें कम थी क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था, आप वहाँ शिकायतें दर्ज नहीं कर सकते जी, तो शिकायतें बिल्कुल कम थी। लेकिन अब आपको शिकायतें दर्ज करने का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन हो गया है। 1 डिजिटल 1 क्लियरेंस 1 विंडो क्लियरेंस, ये सिस्टम हम लोग लेकर आए हैं। आप दुनिया में किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर, वर्ल्ड का कोई भी नागरिक हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया का सिटीजन हो, दुनिया का कोई भी नागरिक हो, हमारे देश में अंदर आने के बाद में वो या तो हमारा मेहमान है, या तो वो हमारा सिटीजन है, या तो वो हमारा रिलेटिव है। हम लोगों ने उनको अपने भाई बहनों के प्रति समर्पित किया है। और हम लोगों ने क्या किया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो गोयल साहब हों, हम लोगों ने हर चीजों में इन लोगों को लेकर, ठीक है, चेहरे जो होते हैं वो चेहरे ही होते हैं लोगों के, बिल्कुल, लेकिन इन चेहरों के पीछे काम करने के लिए पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी लगी हुई है, गवर्नेंस लगी हुई है। और हमारे लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी ने हो चाहे डिप्लोमेसी ने हो, हम लोग एक सामाजिक संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि दुनिया तक, देश तक यही संदेश पहुंचे कि हम आपके लिए कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध होने का मतलब ये होता है कि वी आर प्रोग्रेसिव फॉर यू। जी, हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन बलवंत जी ये बताइए कि आप इतनी सतर्कता के बावजूद, इतने डिपार्टमेंट खोलने के बावजूद कितना रोक लगा पाए हैं आप, या कितनी रोक लग पाई है? मैं जैसा आपसे भी पूछूंगा इस सवाल। अगर रोक की बात करें तो सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, ये पहले क्या होते थे, बिचौलिए होते थे, तो सब्सिडी पूरी नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अभी क्या है कि उनको सीधे बेनिफिशियरी को डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। जैसे मैं पीएम किसान स्कीम को भी डील कर चुका हूं, तो आप देखेंगे कि 8 करोड़ से अधिक लोगों को डीबीटी का लाभ दिया जा रहा है पीएम किसान स्कीम में, और ये डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और अभी मैंने पिछले दिनों एक लेख में पढ़ा भी था कि सैकड़ों मिलियन लोगों को डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में लगभग $360 बिलियन से अधिक राशि प्राप्त हुई है, और $33 बिलियन से अधिक राशि बचाने में मदद मिली है। जो $33 बिलियन की जो राशि है, बिचौलिए जो है वो खा जाते थे।
ये नहीं पहुंच पाती थी, तो इससे बचत हुई है। और दूसरा ये कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को देखें तो एक दशक पहले की रिपोर्ट में भारत का स्थान लगभग 94 था, लेकिन वो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें 85 हुआ है, तो हमारा रेट जो है काफ़ी सुधरा है। जी। और सरकारी में बात करूं तो भ्रष्टाचार को में क्या होता है, खरीद फरोख्त जो होती है डिपार्टमेंटल, इसमें काफ़ी चलता था गुंजाइश भ्रष्टाचार, बहुत रहती थी। लेकिन क्या हुआ, अभी ई प्रोक्योरमेंट लागू कर दिया है, जेम के थ्रू आपको सारी चीज़ें परचेज करनी है, तो बहुत कम हुआ है भ्रष्टाचार इसमें। यानी आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जी। उसको अच्छे से पॉलिश किया जी, मैकेनिज्म जी। को। और डीबीटी तो एक क्रांतिकारी कदम है। बहुत मुझे तो लगता है क्रांतिकारी न केवल भ्रष्टाचार बल्कि सुगमता के लिहाज से भी कहा जाए। जी। आप ठेकेदार के पास पैसे लेने जा रहे हैं, मजदूर लाइन में खड़े हैं, आज आना कल आना, ये सब चीज़ें छोड़ के सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है, आप वहाँ से निकालिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। जी। जैसा आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जो है जो देश की छवि है वो कैसे सुधरेगी? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। पहले तो मैं इस बात की ओर अब दोबारा आपको ले आऊँगा कि जैसे डीबीटी का आपने बोला, पिछले दिनों शायद आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नकली आधार कार्ड से नकली एंट्री करवा के उसका मिसयूज़ किया। तो फिर बात यहाँ आ जाती है कि आदमी की यहाँ पे मंशा क्या है। जो हर आदमी है दुनिया का या हिंदुस्तान का, उसमें 99% जो लोग हैं उनके छोटे छोटे सुख होते हैं जिसके लिए वो अपना ईमान बेचते हैं। जैसे किसी को छोटी सी कोई चीज़ चाहिए, साइकिल चाहिए, किसी को कुछ स्कूटर चाहिए, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या मेरा महीना का राशन खर्च हो जाए, ठीक हो जाए। बड़ा सुख वाले छाने वाले बहुत कम लोग हैं। और वो लोग कौन है? जो ऑलरेडी पहले से इलाइट क्लास में है, जिसको हम इलीट क्लास कहते हैं, कि अभिजात्य वर्ग है। वो पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है, हेरा फेरी भी ज़्यादा करता है, और हर जगह चीज़ों को समझता है और चीज़ों को मैनिपुलेट भी करता है। वो एडवोकेट्स की मदद से, सीएस की मदद में। आपको ध्यान होगा जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने पहले साल में एक कॉन्फ्रेंस की थी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। उसके अंदर कोई 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए थे और इन्होंने वहाँ बोला था उन सबको कि तुम आज के बाद सब सावधान रहो, किसी गलत रिपोर्ट को आपने वेरीफाई नहीं करना। जो भी पार्टी है उसको मैं बाद में टांगूंगा, पहले तुम्हें टांगूंगा। तो वो चीज़ें ऐसी भय, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है, भय बिन ना होए प्रीति, भय बिन होत न प्रीत, बोले राम सको। तो इसके अंदर मैं सिर्फ दो चीज़ें और ऐड करूंगा अवेयरनेस के अलावा, कि एक तो जो मैलिशियस कंप्लेंट्स करते हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन कुछ शिकायत फर्जी भी निकलती है बलवंत जी? जी, फर्जी भी निकलती हैं, लेकिन फर्जी निकलने के लिए भी हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रावधान दिया हुआ है कि फर्जी शिकायतकर्ताओं के अगेंस्ट में भी एफआईआर फाइल की जा सकती है। बलवंत जी, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम आ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि शिकायतकर्ता के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं? क्या ऑनलाइन पोर्टल है, डायरेक्ट चिट्ठी भेज सकते हैं, कहाँ शिकायत करें, किससे शिकायत करें? देखिए, इस समय तो शिकायतकर्ताओं के लिए काफ़ी साधन हो गए हैं और अभी आपको यकीन नहीं आएगा, शिकायतों का स्तर जो है काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं के पास सुगम साधन हो गए हैं। प्रधानमंत्री पोर्टल पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको राइट टू पीएम का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट पे कर सकते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस नाम से एक पोर्टल बना है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। सीपी ग्राम पोर्टल है, उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुगम है। इनको कोई भी एक लेमैन पर्सन जो है वो आराम से देख सकता है और एक्सेस कर सकता है। राइट। सबरा साहब, एक सवाल आपसे कि ये तो हमने केंद्रीय मंत्रालयों की बात की, केंद्र के दिशा निर्देशों की बात की, राज्यों में क्या इतनी जागरूकता और इतनी सरकारों का ऐसा मैकेनिज्म है कि जो शिकायत, देखिए अब ज़्यादा विषय तो राज्य सरकार के अंडर में है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो देखते हैं हमारे देश में राज्यों के पास ऐसा मैकेनिज्म है? पूरा का पूरा तंत्र विद्यमान है, सिर्फ उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी बताया, आपकी अवेयरनेस चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को केस में फंसाते हैं, सजा देते हैं, वो सेकंड स्टेप है। पहली बात है कि उसको लोकाचार में भयभीत रखना चाहिए। एक आदमी को स्टिग्मा लग जाए कि ये आदमी करप्ट है, तो लोग उससे दूर होकर चलेंगे, तो वो अपराधी साबित हो, जेल में रहे, उसके बच्चे माँ बाप सब सफ़र करें, वो मैं चाहता हूँ स्टेज ही ना आए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो तंत्र हमारा इतना, जिसको मैंने सबसे पहले कहा सुपरविज़न, इतनी तगड़ी सुपरविज़न होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहे माध्यम हो, चाहे जो इमीडिएट बॉस है वो करे, तो ये चीज़ों से हम तंत्र को सुधार सकते हैं। और दूसरा इसमें चीज़ है कि जैसे आपने राशन कार्ड बनवाना है, या लाइसेंस बनवाना है, या आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, इस तरह की तमाम चीज़ें राज्य सरकारों के और इन प्रशासनिक निकायों के अंतर्गत आती हैं। तो इन सबको इनको चाहिए कि टाइम बाउंड करके, अब टाइम बाउंड किया हुआ है लेकिन वो अभी इसको प्रॉपरली कड़ी निगरानी नहीं है, कि लोग दिखा देते हैं, दिखाने में 15 दिन के बाद की रिजेक्ट कर दिया गया जबकि पेंडिंग है वो, और बाद में उसको बुला के सौदेबाजी करते हैं लोग। तो ये जो सुपरविज़न है बहुत ज़रूरी है कि एक अगर 15 दिन में कहा है तो 15 दिन में निपटारा क्यों नहीं हुआ। सर की बात में मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। एक कौटिल्य ने लिखा था कि न भक्ष्यन्ति ये त्वर्थान न्यायतो वर्धयन्ति च
नित्याधिकारा कार्यस्य राज्ञः प्रियः तेरता। ज़रूरी नहीं कि हम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हीं को सजा दें, जो ईमानदार हैं उनको भी अगर हम उचित पदों पर, हाँ, पारितोषिक देकर उचित पदों पर बैठाएं तो इस तरह से ईमानदार लोगों में थोड़ा सा क्षमता का विकास होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। तो इस पर भी मोदी गवर्नमेंट में लोकाचार इस तरह का हो, जो ईमानदार आदमी है उसको लोगों को बताया जाए कि ईमानदार है, और जो बेईमान है उसको ये बताया जाए कि बेईमान है। जी 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 जी, बिल्कुल। ये पैदा हो भावना कि बेईमान के साथ कैसा व्यवहार जी, करना जैसे है। हमारे इसको यहाँ हमारी परिभाषा में कहा था रिवार्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी। जी जी, जो अच्छा है उसको रिवार्ड, जो गलत है उसको पनिशमेंट। जैसे हमारे विभाग में प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए जाते हैं लोगों को, तो उससे मनोबल बढ़ता है ईमानदारी के लिए। जी जी। डॉक्टर विशाल देवराज सिंह जी, एक सवाल और आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि बीमारी से बचाव भी आवश्यक है। बिल्कुल है। तो मैं आपसे जानता था, आप देश को ऐसा माहौल देने के लिए क्या कर रहे हैं कि देखिए, इंसान जब किसी को रिश्वत देता है तो उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं ज्यादातर बार। नहीं, मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है जी, हम लोगों ने इस कार्यशैली को विकसित करा है। प्रधानमंत्री, देखिए, कोई भी देश का मुखिया बनता है और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है, वो आता है और वो अपनी जो चीजें हैं वो बताता है, ब्यूरोक्रेसी के साथ में शेयर करता है। प्रधानमंत्री आए 2014 में, उन्होंने शेयर करी। उन्होंने जब ये शेयर करी तो ब्यूरोक्रेसी ने अपनी ओपिनियन उनको दी और उसके बाद में जो है उन्होंने अपनी लीगल कंबनेंसी इनके साथ में शेयर करने के बाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजन इस देश की जनता के लिए लिए हुए हैं। चाहे वो नोटबंदी का कानून हो, तो एंटी करप्शन के लिए या सामाजिक उत्पीड़न के लिए लोगों की जहां पर बचाव हो सकता है, जहां पर लोगों को हम लोग बचा सकते हैं, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे वो बाहर के लोगों के लिए हो, यहाँ पर आने के बाद में लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लोग जो है वो सुरक्षित महसूस करना चाहिए। आज जब हम ये सप्ताह मना रहे हैं, क्योंकि आपके जरिए ये सवाल ले रहा हूं, तो यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री का इस विशेष पखवाड़े में क्या संदेश है, सरकार का क्या संदेश है इस विशेष पखवाड़े में? प्रधानमंत्री का जो विशेष संदेश है वो तो प्रधानमंत्री जी खुद देंगे जी। आप कहेंगे कि सर ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है कि प्रधानमंत्री खुद देंगे, लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री अपनी बात इस देश की जनता के द्वारा, जनहित के द्वारा खुद ही देते हैं जी। इस देश की जनता को वो हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। वो आते हैं, वो बोलते हैं, लोग उनको सुनते हैं और लोगों को वो सुनाते हैं। और जब आपकी अपने मन की बात जब वो करते हैं, दुनिया के प्रति, इस देश के प्रति जाता है, कि सब लोग कहते हैं कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मैं एज ए ब्यूरोक्रेटिक नहीं, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, वो जो कहते हैं तब हमें भी लगता है कि सर जो है ऐसे हमारे, आप एक कहिए कि लीगल हेड कहिए, उनको एक देश के प्रतिनिधि को स्वरूप कहिए, लेकिन वो जो करते हैं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया और एक अमर्यादित चिन्ह है कि इन्होंने इस देश को एक पहचान, एक रूप दिलाने की जरूर की है। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज के इस कार्यक्रम से काफी जानकारी मिली होगी, और जानकारी के साथ साथ ये एक निष्ठा का सवाल है, ये राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का सवाल है, और यही इस बार की थीम भी है कि भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। बलवंत परीक्षित पांडे जी, ओम सापरा जी और डॉक्टर विशाल देवराज सिंह जी, आप सभी इस परिचर्चा में शामिल हुए, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को। राष्ट्रीय सजगता का आधार भ्रष्टाचार उन्मूलन। सतर्कता सप्ताह के अवसर पर अभी आप ये विशेष परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्रधानमंत्री कार्यालय में सुरक्षा और गृह विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर विशाल देवराज सिंह, केंद्रीय सतर्कता आयोग में वित्त विभाग के अवर सचिव श्री बलवंत परीक्षित पांडे तथा पूर्व न्यायाधीश और सहायक श्रम आयुक्त श्री ओम सपरा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।